नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो टेस्ट है वो है रक्त व हृदय का। रक्त व हृदय का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रक्त और हृदय में बनते हैं या जितने भी क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन है वो इसके अंदर डाले गए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब है वो आप दे दीजिए, और जो लोग लाइव नहीं आए हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? दीजिए जवाब। ब्लडलॉजी, हिपेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी या हीमोलॉजी? दीजिए जवाब। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लडलॉजी, हिपेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी या फिर हीमोलॉजी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ब्लड बैंक में और रुधिर जो होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है वो स्टोर किया जाता है? दीजिए भी जवाब। ब्लड बैंक में रुधिर कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर है वो स्टोर किया जाता है? 4 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 4 डिग्री या 12 डिग्री? दीजिए जवाब। ब्लड बैंक में रुधिर कितने डिग्री सेल्सियस पर है वो रखा जाता है? दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ब्लड बैंक के अंदर रुधिर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। एक स्वस्थ मनुष्य है वो 1 यूनिट रुधिर दान कर सकता है। 1 यूनिट में रुधिर की मात्रा कितनी होती है भाई? अपन कहते हैं कि 1 यूनिट रुधिर है वो अपन दान कर सकते हैं जब अपन रक्त दान करते हैं। तो बताइए 1 यूनिट रुधिर के अंदर है वो मात्रा कितनी होती है? 300 ml, 450 ml, 1000 ml या 650 ml? दीजिए भी जवाब। 1 यूनिट के अंदर रुधिर की मात्रा कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 450 ml। ठीक है, 1 यूनिट के अंदर रुधिर की मात्रा होती है 450 ml। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, मानव का शरीर का कौन सा अंग है वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है? दीजिए भी जवाब। मानव शरीर का कौन सा अंग है वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है? किडनी, रक्त, हृदय या फेफड़े? दीजिए जवाब। मानव शरीर का कौन सा अंग है वो पंपिंग स्टेशन की, यानी कौन सा अंग है जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंपिंग करता है? दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हृदय। ठीक है, हृदय जो होता है वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। स्तनधारियों में और महाधमनी कहाँ से निकलती है? स्तनधारियों में महाधमनी कहाँ से निकलती है? दीजिए जवाब। स्तनधारियों में महाधमनी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाएं नीले से। देखो रुधिर की यदि हृदय की यदि अपन बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, और नीचे वाले भाग क्या होते हैं? नीले होते हैं। ठीक है, हृदय 2 भागों में बंटा होता है, बायां भाग और दायां भाग। ठीक है, आपको याद रखना है बाएं भाग में शुद्ध रुधिर होता है और दाएं भाग में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है वो किस भाग में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। RH फैक्टर की खोज जो है वो किस जंतु के अंदर की गई थी? RH फैक्टर की खोज है वो की थी लैंडस्टीनर व वीनर ने। लैंडस्टीनर व वीनर ने। अब आपको जवाब ये देना है कि RH फैक्टर की खोज जो है वो किस जंतु में की गई थी? RH फैक्टर की खोज जो है वो किस जंतु में की गई थी? पहला है चींटी, जिराफ, बंदर या कंगारू? दीजिए जवाब।
RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने की थी, किस जंतु में की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदर के अंदर, ठीक है। और यदि अपन बात करें तो उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। क्या नाम था? मकाका रीसस। ये आपसे पूछा जाता है कौन सी प्रजाति का था, तो रीसस प्रजाति का बंदर था, ठीक है। RH फैक्टर की खोज बंदर में हुई थी, उसका नाम था मकाका रीसस और खोज की थी लैंडस्टीनर और विनर ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में और रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? यानी कोई भी एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें शरीर में है वो रुधिर कितना लीटर पाया जाता है? तो दीजिए जवाब इसका। 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 12 से 13 लीटर या 10 लीटर? दीजिए भी जवाब। तो इसका बिल्कुल नॉर्मल सा जवाब हो जाएगा 5 से 6 लीटर। और आपको ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पाया जाता है कि मनुष्य में और कितने प्रतिशत है वो रुधिर पाया जाता है? तो 7% हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। मनुष्य में कितने प्रतिशत रुधिर पाया जाता है? तो वो हो जाएगा 7%, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण और शरीर में अंदर है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है? दीजिए भाई जवाब। किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण और रुधिर का थक्का नहीं बनता है शरीर के अंदर? फाइब्रिन, ग्लोब्यूलिन, हिपेरिन या फाइब्रिनोजन? दीजिए जवाब, ठीक है। फाइब्रिन तो वो प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, ठीक है। तो आप जवाब, ये इसका सही जवाब हो जाएगा हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन प्रोटीन के कारण है वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से प्रतिस्कंदक कौन सा है? प्रतिस्कंदक कौन सा होता है? तो प्रतिस्कंदक का मतलब होता है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती, और वो होती है हिपेरिन, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कोशिकाएं क्यों बढ़ जाती है? बताइए भाई। सीधा सा क्वेश्चन तो ये भी आपको याद रखना है कि यदि ऊंचाई पे आप जाते हो तो आरबीसी की संख्या में, आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन अब इसका कारण पूछा गया है कि क्या कारण होता है? ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण? दीजिए भी जवाब, दीजिए जवाब। ऊंचाई के ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ने का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। डॉक्टर मनुष्य की कलाई में स्थित किस धमनी को स्पर्श करके हृदय की धड़कन का अनुमान लगाता है? बताइए भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस धमनी को है वो डॉक्टर पकड़ के हृदय की धड़कन का पता लगाता है। सामान्यतः हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है वो हाथ की धमनी को पकड़ता है, तो उस धमनी का नाम आपको बताना है। बताइए भी, एरोटा, सिस्टेमैक, रेडियल या हिपेरोटा? क्या नाम है उसका? उस धमनी का क्या नाम है जिसे डॉक्टर है वो सामान्यतः पकड़ता है, ठीक है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा रेडियल। रट लो, याद कर लो भाई, ठीक है। रेडियल वो होती है, धमनी होती है जिसको कलाई के अंदर पाई जाती है। आपसे सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियल धमनी है वो कहाँ पाई जाती है? कलाई के अंदर। और हृदय की धड़कन का अनुमान किस धमनी से लगाया जाता है? रेडियल धमनी से लगाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाई जाती है? रक्त के अंदर है वो प्लाज्मा की मात्रा आपको बतानी है, ठीक है। 75% है, 55% है, 65% या 40%? दीजिए भी जवाब। रक्त में प्लाज्मा है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। रक्त के अंदर प्लाज्मा की मात्रा होती है कितनी? 55%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि रूमेटिक एक हृदय रोग है। देखिए सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि रूमेटिक क्या होता है। रूमेटिक जो रोग होता है वो किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अब ये पूछा गया है जिससे
जिसमें हृदय के कपाट है वो दुष्प्रभावित होते हैं। यानी आपसे ये पूछा जाता है कि रोमेटिक रोग में हृदय का कौन सा भाग, तो कपाट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दुष्प्रभावित। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये रोग किसके कारण होता है, दीजिए जवाब। रोमेटिक रोग जो होता है वो हृदय रोग है जिसके कारण हृदय के कपाट दुष्प्रभावित होते हैं। ये रोग होता है किसके कारण है, जीवाणु, कवक, वायरस या प्रोटोजोआ, दीजिए जवाब। रोमेटिक रोग का कारण क्या है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, रोमेटिक रोग का कारण होता है जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं जिनके कारण रोमेटिक रोग हो जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। यदि रक्त के अंदर है आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं की यदि अनियमित रूप से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बताइए भाई। यदि आरबीसी की संख्या है वो अनियमित रूप से रक्त के अंदर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपोथेमिया, पॉलीसाइथेमिया और हीमोफीलिया, दीजिए जवाब। रक्त में आरबीसी की संख्या अनियमित रूप से बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपोथीमिया, पॉलीथेमिया, पॉलीसाइथेमिया और हीमोफीलिया, दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, आरबीसी की संख्या रुधिर में अनियमित रूप से बढ़ना क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस रोग के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, दे दीजिए। इसका तो जवाब आप दे ही दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, किस रोग के कारण है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, वर्णांधता, क्रेटिनिज्म, एनीमा या हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, दीजिए भाई जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया के कारण ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। इसकी खोज जो है वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर की गई थी। इसकी खोज जो है, हीमोफीलिया की खोज है वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में की गई थी, इसलिए हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं, शाही रोग भी कहते हैं, और इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि हृदय के किस भाग से और रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों में और पंपिंग होता है, दीजिए भाई। हृदय के किस भाग से रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों से पंपिंग होता है, ठीक है, बायां आलिंद, दोनों आलिंद, ऊपरी नीले या निचला नीले। ठीक है, देखिए रुधिर हृदय के अंदर यदि अपन बात करें तो 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4। ठीक है, ये होता है आलिंद, ठीक है, ये होता है आलिंद, और यदि अपन बात करें तो ऊपर वाले दोनों ही भाग क्या होते हैं, आलिंद नहीं, आलिंद के अंदर तो क्या करता है, रुधिर आता है। ठीक है, और नीले से रुधिर क्या करता है, निकलता है। ठीक है, आलिंद के अंदर है वो आता है और नीले से क्या करता है, रुधिर निकलता है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें तो हृदय के ऊपर वाले भाग आलिंद होते हैं, नीचे वाले भाग क्या होते हैं, नीले होते हैं। नीचे वाले भाग क्या होते हैं, नीले होते हैं। याद रखना है, आलिंद में यदि रुधिर आता है, शरीर से आए या फिर फेफड़ों से होके आए, रुधिर सबसे पहले आएगा किसके अंदर है, आलिंद में। और निकलने की बात करें तो शरीर के यदि शरीर में पंपिंग हो या हृदय से फेफड़ों में रुधिर जाए, नीले से जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि बताओ भाई रुधिर के विभिन्न भागों में पंपिंग कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निचला नीले, क्योंकि ऊपर है वो नीले होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आरबीसी कुल रक्त कोशिकाओं का कितने प्रतिशत होती है, आरबीसी जो होती है वो टोटल ब्लड सेल का कितने प्रतिशत होती है, दीजिए भाई जवाब। आरबीसी कुल रक्त कोशिकाओं का कितने प्रतिशत होती है, 99,
80%, 45% या 56%? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99। ठीक है, आरबीसी कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती है, 99% होती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से किस प्राणी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? आपको याद रखना है आरबीसी में है वो केंद्रक नहीं होता। आरबीसी जो कोशिका होती है उसके अंदर है वो केंद्रक नहीं होता है। अब आपसे पूछा गया है किस प्राणी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? दीजिए भाई जवाब। पहला है जिराफ, दूसरा ऊंट, तीसरा लामा और चौथा है ऊंट एवं लामा दोनों। दीजिए जवाब। किस स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? जिराफ, ऊंट, लामा या ऊंट व लामा दोनों? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऊंट व लामा दोनों। ऊंट और लामा दोनों की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? एक मनुष्य के 100 ml रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा पाई जाती है? जवाब दीजिए भाई इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी ग्रुप डी में भी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एक स्वस्थ मनुष्य के 100 ml रक्त के अंदर कितने और मात्रा है वो हीमोग्लोबिन की पाई जाती है? 50 ग्राम, 5 से 7 ग्राम, 12 से 16 ग्राम या 20 से 25 ग्राम? दीजिए जवाब। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है कितनी? 12 से 16 ग्राम। ठीक है, 12 से 16 ग्राम है वो 100 ml ब्लड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन अंतरिक्ष में या माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दिया जाए तो आरबीसी की संख्या और आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप दीजिए जवाब। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दिया जाए तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संख्या और आकार दोनों घट जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी आकार घट जाएगा, संख्या घट जाएगी आकार बढ़ जाएगा, या संख्या और आकार दोनों ही बढ़ जाएंगे? दीजिए भाई जवाब इस क्वेश्चन का। दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संख्या और आकार दोनों ही क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दिया जाए तो आरबीसी की संख्या और आकार दोनों ही क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रुधिर में अनुपात कितना होता है? आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, सीधा सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रटने वाला क्वेश्चन है। तो आप जवाब दीजिए इसका। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का रुधिर में अनुपात कितना होता है? 600:2, 600:1, 600:3 या 600:5? दीजिए भी जवाब। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रुधिर में अनुपात कितना होता है? दीजिए भी जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 600:1। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रुधिर में अनुपात होता है 600:1। आरबीसी ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी कम होती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में रक्त का ऑक्सीकरण होता है? दीजिए भाई जवाब। मानव शरीर के किस भाग में रक्त का ऑक्सीकरण होता है? और आपसे क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर के किस भाग में रक्त का पूर्ण शुद्धिकरण होता है? दोनों क्वेश्चन सेम है। मानव शरीर के किस भाग में रक्त का ऑक्सीकरण होता है या रक्त का पूर्ण शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दीजिए जवाब। किडनी, यकृत, हृदय या फेफड़ा? ठीक है, दीजिए जवाब। देखिए किडनी जो है वो रक्त से सिर्फ नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को अलग करती है, न कि इसका पूर्ण शुद्धिकरण करती है। ठीक है, यकृत रक्त का निर्माण ही करता है, न कि रक्त का कोई शुद्धिकरण वाला वो कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, हृदय सिर्फ रक्त को पंपिंग करता है, बाकी और कुछ नहीं करता। तो फेफड़े जो होते हैं
अंत के अंदर देखो, किडनी से शुद्ध होके अंत में रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है, वो कहाँ आता है? फेफड़ों में आता है। और यहाँ पर फेफड़ों में क्या होता है? रक्त का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। दूसरा क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया था, इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त का पूर्ण शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है फेफड़ों में। और रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ये भी फेफड़ों में। ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है और किडनी और फेफड़ा दोनों ऑप्शन हो, तो आपको फेफड़ा ही है वो करना है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, दो धड़कनों के मध्य और हृदय कितने समय आराम करता है? दीजिए भाई जवाब। दो धड़कनों के मध्य हृदय जो है वो कितने समय आराम करता है? दे दो जवाब। 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, या 10 सेकेंड, या 4 सेकेंड, या 0.8 सेकेंड। दो धड़कनों के मध्य रुधिर कितने समय आराम करता है? दीजिए जवाब। हाँ भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.8। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 0.8। ठीक है, अपन है वो 60 के अंदर जब 72 का भाग दे देंगे तो अपने पास, क्योंकि 60 सेकंड कह सकते हैं अपन, और 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा 0.8 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हृदय की धड़कनें सबसे ज़्यादा किस जंतु में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा हृदय की धड़कन जो होती है, अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य के अंदर होती है 72 प्रति मिनट। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे कि सबसे ज़्यादा धड़कन किस जंतु में पाई जाती है हृदय की? ब्लू व्हेल, कंगारू, छछूंदर या खरगोश? दीजिए भी जवाब। हृदय की धड़कन सबसे ज़्यादा किस जंतु में पाई जाती है? ब्लू व्हेल, कंगारू, छछूंदर या खरगोश? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छछूंदर। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद करने हैं। सबसे कम पाई जाती है ब्लू व्हेल में 25 प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है छछूंदर के अंदर 800 प्रति मिनट। ठीक है, सबसे ज़्यादा हृदय की धड़कन मिलती है किसमें? ब्लू व्हेल के अंदर। कितनी? 25, सॉरी, सबसे कम ब्लू व्हेल के अंदर 25 प्रति मिनट है, और छछूंदर के अंदर 800 प्रति मिनट है। मनुष्य के अंदर होती है 72 प्रति मिनट। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अंगों या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? दीजिए जवाब। अंग या ऊतक के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? दीजिए भाई। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया या हाइपरकैप्निया? ऊतकों या अंगों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? देखो हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी हाई, तो इसका तो ऑक्सीजन की मात्रा से कोई मतलब ही नहीं है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी लो। ठीक है, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है O2 की कमी, यानी शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर है, ऊतकों के अंदर, अंगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी। और हाइपोकैप्निया का मतलब होता है O2 की अधिकता। ठीक है, हाइपोकैप्निया का मतलब होता है O2 की अधिकता। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोकैप्निया। ठीक है, और यदि कमी होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। कमी को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रति सेकंड हृदय द्वारा रक्त की कितनी मात्रा पंपिंग होती है? हमने पढ़ लिया, हृदय जो होता है वो शरीर का रक्त का पंपिंग स्टेशन होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि एक धड़कन के अंदर, ठीक है, और रक्त की कितनी मात्रा है वो पंपिंग होती है? रक्त की कितनी मात्रा है वो पंपिंग होती है? बताइए भाई। 53 ml, 70 ml, 45 ml या 80 ml? प्रति धड़कन में रक्त की कितनी मात्रा पंपिंग होती है? दीजिए भी जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 ml।
ठीक है। प्रति धड़कन और हृदय द्वारा रक्त की कितनी मात्रा पंपिंग होती है, तो इसका आंसर हो जाता है 17 ml, ठीक है, 17 ml, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? दीजिए जवाब। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या फेगोसाइट्स। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट है, सबसे छोटी WBC होती है लिम्फोसाइट, और संख्या में सबसे ज़्यादा होती है कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो होती है ना, वो क्या करती है? प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? फेगोसाइट्स भी कहते हैं। सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट, सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों जो होती है वो जीवाणुओं का भक्षण करती है, ठीक है, प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? फेगोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। रक्त किस ग्रंथि, रक्तदाब जो होता है यानी BP जो होती है वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए भाई। रक्तदाब को किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या अग्नाशय? रक्तदाब किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या अग्नाशय? दीजिए भी जवाब, ठीक है। अपन ने कल एक पिछले जो अंतःस्रावी वाला जो टेस्ट था उसमें पढ़ा था, संकटकालीन हृदय की धड़कन बढ़ाती है, ठीक है, संकटकालीन हार्मोन, उसका नाम हमने दिया था एड्रिनलिन। तो वो ग्रंथि जिससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है वो होती है एड्रिनल। कौन सी? एड्रिनल। तो आप कह सकते हो रक्तदाब जो होता है वो किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किस धमनी में और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ जाने पर हृदयाघात हो जाता है? ठीक है, किस धमनी के अंदर, अब आपको याद तो रखना कोलेस्ट्रॉल था एक तो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर हृदयाघात होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस धमनी में है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर हृदयाघात हो जाता है? तो भाई दीजिए इसका जवाब दीजिए आप। रेडियल, एरोटा, कोरोनरी या गाउटिक? दीजिए जवाब। किस धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदयाघात हो जाता है? रेडियल, एरोटा, कोरोनरी या गाउटिक? दीजिए, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोनरी। कोरोनरी धमनी के अंदर यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको अपन कह सकते हैं कि हृदयाघात हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता का कारण क्या होता है? ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता का है वो कारण क्या होता है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए जवाब। यदि RH धनात्मक पुरुष का विवाह RH ऋणात्मक महिला के साथ, या RH ऋणात्मक पुरुष का विवाह RH ऋणात्मक महिला के साथ, या RH धनात्मक पुरुष का विवाह RH धनात्मक महिला के साथ, या RH ऋणात्मक महिला का विवाह RH धनात्मक पुरुष के साथ? दीजिए भाई इसका जवाब, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा RH धनात्मक, और पुरुष का यदि विवाह है वो RH ऋणात्मक महिला के साथ हो, या डी भी इसका ऑप्शन सही है, RH ऋणात्मक महिला का विवाह RH धनात्मक पुरुष के साथ। बात तो दोनों की क्या है? एक ही है। तो अब अपन कह सकते हैं कि देखिए गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें यदि RH धनात्मक पुरुष का विवाह है RH ऋणात्मक महिला के साथ हो जाए तो पहली संतान तो क्या होती है? सामान्य होती है, ठीक है, लेकिन आगे वाली संतानें जो होती है वो गर्भ के अंदर रक्त का थक्का बनने के कारण उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता RH धनात्मक या RH ऋणात्मक है महिला के साथ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि जैव वैज्ञानिक है को वो किस विवाह के लिए मना करते हैं, यानी किस प्रकार का विवाह है उसके लिए मना करते हैं, तो जैव वैज्ञानिक है वो RH धनात्मक पुरुष का विवाह है RH ऋणात्मक महिला के साथ क्या करते हैं, मना करते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एंटीजन होते हैं ना, एंटीजन वो पाए जाते हैं RBC में, तो बताओ एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, ठीक है, और एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एंटीजन है वो RBC में पाए जाते हैं, ये याद हो गया आपके। अभी एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, RBC में, तो बताओ एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, दीजिए जवाब। WBC, प्लेटलेट्स के अंदर, प्लाज्मा के अंदर या फाइब्रिनोजन के अंदर, दीजिए जवाब। एंटीजन जो है वो RBC में पाए जाते हैं, तो एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, एंटीजन पाए जाते हैं RBC में और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखो दोस्तों, रक्त और हृदय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो इजी क्वेश्चन है वो मैंने नहीं डाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर देखो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन है वो मैंने डाले हैं। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे, ठीक है, और ये कितने नंबर है वो आपके आ रहे हैं वो भी एक बार बता दीजिए। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी, देखो मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ दिन जुड़े थे, अभी नहीं जुड़ रहे हैं, सिर्फ 3-4 विद्यार्थी हैं। अभी कंटिन्यूस की यदि अपन बात करें तो सिर्फ 3-4 लोग हैं जो कंटिन्यूस पहले दिन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज़ का यदि अपने को फ़ायदा उठाना है तो कंटिन्यू अपने को जुड़ना होगा। ठीक है, कई विद्यार्थी ये भी सोचते हैं कि भाई अपन है वो बाद में और डबल स्पीड में वैसे देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे भी देखो एक बार ये अपना 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि आप ऐसे देखते हो तो आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा और आपको अच्छी तरीके से याद होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में, आप देते रहिए टेस्ट और तैयारी करते रहिए। ठीक।